दोस्तों नमस्कार। आज हम नवलोक प्रबंधन पर चर्चा करेंगे, जिसे संक्षिप्त रूप से एनपीएम कहा जाता है। ये लोक प्रशासन जो मुख्य परीक्षा का एक प्रमुख वैकल्पिक विषय है, उसकी प्रथम जो यूनिट है परिचय, उसका एक विषय है नवलोक प्रबंधन। दोस्तों ये मुख्य रूप से 3 अवधारणाओं पर टिका हुआ है। वो 3 अवधारणाएं हम संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं, जिससे हमें नवलोक प्रबंधन को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। पहली है पब्लिक चॉइस थ्योरी। पब्लिक चॉइस थ्योरी के बारे में एक दिन हमने एक एपिसोड में विस्तार से चर्चा की थी। पब्लिक चॉइस थ्योरी कहती है कि हमें वस्तु या सेवा प्राप्त करने के हमारे पास एक से ज़्यादा विकल्प होने चाहिए, ताकि हम श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर सकें। एक दूसरी थ्योरी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, यानी हम ट्रांजैक्शन करते हैं किसी के साथ या आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं या सेवाओं का, तो जो संगठन उन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वो उन वस्तुओं या सेवाओं को ग्राहक या उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान विविध प्रकार के ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, और उन पे कॉस्ट आती है। तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी कहती है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर करना होगा, हमें संगठनों की पुनर्संरचना करनी होगी, ताकि इस कॉस्ट को कम किया जा सके। ये कॉस्ट कम होगी तो जो भी संगठन है उसकी इनपुट कॉस्ट घटेगी। जब उसकी इनपुट कॉस्ट घटेगी तो वो अपने प्रोडक्ट और सेवाओं का कम कीमत पर ग्राहकों को उपलब्ध करवा पाने में सक्षम बनेगा। तीसरी है प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी या प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ये प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी कहती है कि एक प्रिंसिपल है या मुखिया है, एक उसकी तरफ से वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करता है या वितरण करता है। इन दोनों के मध्य हितों में हमेशा टकराव चलता रहता है। इसलिए यह कहती है कि हमें एजेंट को ऑटोनॉमी देनी होगी। संगठनों के संदर्भ में इसका अर्थ ये है कि जो भी मालिक है उसको अपने जो एजेंट हैं उनको ऑटोनोमस बनाना होगा, ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेकर प्रभावी तरीके से वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण कर सकें। सरकारी प्रशासन के संदर्भ में इसकी बात करें तो ये कहती है कि सरकार प्रिंसिपल है, एजेंट हैं वेरियस प्रकार के एंटरप्राइजेज, उन एंटरप्राइजेज को ऑटोनॉमी देनी होगी। अगर उनको हमने ऑटोनॉमी दे दी तो वो एफिशिएंट और इफेक्टिव बनेंगे। बेसिकली ये 3 थ्योरीज बात करती हैं, फोकस करती हैं एफिशिएंसी पे, कार्य दक्षता या कार्य कुशलता पर, ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर, अल्टरनेटिव्स पर, विकल्पों पर, गुणवत्ता पर, लागत नियंत्रण पर, विशेषज्ञता पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर और ऑटोनॉमी पर। इन्हीं 3 आधारों पर नवलोक प्रबंधन खड़ा हुआ और इन 3 अवधारणाओं का लोक प्रशासन में उपयोग करके एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसे कहते हैं नवलोक प्रबंधन। दोस्तों नवलोक प्रबंधन को लोक प्रशासन विषय में जो लोकप्रिय बनाया, उनमें सबसे बड़े विचारक हैं क्रिस्टोफर हुड। उन्होंने 1991 में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। दूसरा जो सबसे बड़ी पुस्तक जिसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया, वो ओसबोर्न और गैबलर ने लिखी 1992 में, जिसका नाम था रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। इसके आगे भी एक बड़ा सा नाम है, आप किताब में देखना, लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों इस नवलोक प्रबंधन के बेसिकली 2 क्रिटिकल एरियाज हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ तर्क नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब है साधन, कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे पास साधन है, अर्थात संगठन है, उसकी डिजाइन कैसी हो, वो कैसा बनाया जाए। एनपीएम इन पर फोकस करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट की दृष्टि से कहता है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ग्यूमेंट को हिंदी में अगर कहें तो यहाँ कह सकते हैं प्रशासनिक युक्ति।
प्रशासनिक युक्ति का मतलब यहाँ संगठनों से है, सरकारी संगठनों से है कि उनका डिजाइन कैसा हो जो वर्तमान आवश्यकताओं को, वर्तमान चुनौतियों को, वर्तमान आकांक्षाओं को पूरा कर पाने में सक्षम बने। दूसरा ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फिलोसॉफी की, प्रशासनिक दर्शन। प्रशासनिक दर्शन का अर्थ यहाँ ये है कि सरकार का क्या एजेंडा है, यानी सरकार क्या करना चाहती है और ये करने के लिए किस तरीके से डिसीजन लेती है। इन्हीं प्रशासनिक युक्ति और प्रशासनिक दर्शन को एक साथ लाकर इन तीन आधारों के साथ अंतरक्रिया करवाकर जन्म हुआ नवलोक प्रबंधन का। दोस्तों, नवलोक प्रबंधन बेसिकली इन 6 या 7 सिद्धांतों पर टिका हुआ है। ये बात करता है एक्सपांशन ऑफ चॉइस, यानी हमारे पास विकल्पों की बहुलता हो, जैसे एयरटेल, BSNL, जियो, आइडिया, बहुत सारे। उससे पहले जब विकल्प नहीं थे तब सरकारी सुविधा थी जिसको BSNL कहा जाता था। दोस्तों, ये बात करती है इंक्रीज कंपटीशन कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जाए। जैसे एविएशन सेक्टर में अगर आप देखें, रोड सरफेस ट्रांसपोर्टेशन में देखें, तो आज हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं जिनके कारण इनमें काफ़ी प्रतिस्पर्धा है और इसी प्रतिस्पर्धा के आधार पर हम गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उचित कीमत पर प्राप्त करने में सक्षम हैं। ये बात करता है, या इसका तीसरा सिद्धांत कहें तो ये कहता है प्रोविजन और प्रोडक्शन में डिफरेंशिएट करना होगा। सरकार ने किसी चीज़ का प्रोविज़न किया है, यानी जैसे राशन की दुकानों का या राशन बांटने का प्रोविज़न किया है, तो सरकार को प्रोविज़न पर आके अपना काम हटा लेना चाहिए, केवल प्रोविज़न करना चाहिए और उनका प्रोडक्शन और वितरण करने की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप देनी चाहिए जिनके पास एक्सपर्टीज हो। इससे लीन गवर्नमेंट बनेगी, यानी सरकार का आकार कम होगा। दोस्तों, इसका चौथा सिद्धांत है एलिमिनेट नॉन कोर फंक्शंस, यानी जो मूलभूत कार्य नहीं है सरकार के, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना, विविध प्रकार की नियमन करना, उनके अलावा सारे फंक्शंस एलिमिनेट कर देने चाहिए। अगर आज के दिन की बात करें तो वेरियस जो कॉन्ट्रैक्ट्स सरकारी संगठन करते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, जैसे नगर निगम कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, ये है एलिमिनेट नॉन कोर फंक्शंस। पांचवें सिद्धांत की बात करें तो यूजर फी नोट जनरल रेवेन्यू, यानी हमें वस्तुओं, सेवाओं या साधनों का जो निर्माण है वो जनरल रेवेन्यू या टैक्स रेवेन्यू से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए यूजर फी का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जो किसी सुविधा का उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, उससे हम फीस लें और उससे संरचनाओं का निर्माण करें। जैसे आज के दिन अगर एक्सप्रेसवेज और हाईवेज जो बनाए जा रहे हैं बूट या बोट के आधार पर, उनमें हम जब भी उनका यूज करते हैं तो फास्टैग के माध्यम से हमें कुछ पथ कर देना पड़ता है। इसके छठे सिद्धांत की अगर बात करें तो ये कहती है एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, यानी सरकार जो भी अगर किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए कुछ भी प्रोक्योर करना चाहती है, बाजार से लेना चाहती है कच्चा माल या कोई भी सामग्री, तो उसको एफिशिएंट तरीके से हस्तगत करना चाहिए। जैसे बिडिंग सिस्टम हुआ, यानी कम्पिटिटिव प्राइस पे लेना चाहिए ताकि कम से कम निवेश करे वो सरकार। इसके सातवें सिद्धांत की अगर बात करें तो ये कहती है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी जवाबदेही और पारदर्शिता। इनको विशेष रूप से इस पे फोकस किया जाना चाहिए। और अगर आज बात करें भारत के संदर्भ में तो RTI इसी का एक प्रमुख उदाहरण है। ये कहती है जवाबदेही, यानी जो भी सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की हम सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं तो उस लोक सेवा की गारंटी होनी चाहिए। अगर वो लोक सेवा उपलब्ध नहीं कर पाई सरकार तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म एफिशिएंट होना चाहिए और जो भी अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिसर है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। दोस्तों, इसके कुछ एलिमेंट माने जाते हैं, तत्व, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये
एनपीएम है। तो नवलोक प्रबंधन के तत्वों की अगर बात करें तो नवलोक प्रबंधन बल देता है डिसेंट्रलाइजेशन पे, यानी हर प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक, चाहे उत्पादन, चाहे वितरण, चाहे डिसीजन मेकिंग, चाहे पॉलिसी मेकिंग। ये बात करता है प्राइवेटाइजेशन की, निजीकरण की, ताकि हमारे पास और ज़्यादा चॉइस हो और सरकारी संगठन और निजी संगठन आपस में प्रतिस्पर्धा करें और ग्राहक अथवा उपभोक्ता को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध हो सकें। ये बात करता है पार्टिसिपेशन की, कि पार्टिसिपेशन व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए स्वामित्व की अनुभूति प्रदान करता है। और अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात करें तो सोशल ऑडिट पार्टिसिपेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। दोस्तों, ये बात करता है परफॉर्मेंस की, कि हमें इनपुट पर बल नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल होना चाहिए। ये बात करता है रिजल्ट की, कि रिजल्ट के आधार पर अप्रेजल या रिजल्ट के आधार पर किसी भी संगठन की या किसी भी व्यक्ति की उपलब्धि उसके परिणामों के आधार पर मापी जानी चाहिए। और अंत में ये बात करता है कि लोक प्रशासन को बिजनेस स्किल्स को इम्बाइब करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से पब्लिक मैनेजमेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम पब्लिक इंटरेस्ट की पूर्ति करना है और बिजनेस लाइक स्किल्स इस पब्लिक इंटरेस्ट की पूर्ति में सहयोग कर सकती हैं। दोस्तों, अगर एक ग्राफ की सहायता से समझें तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अंतर है। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रूल ओरिएंटेड है और इधर ये इंसुलेटेड है, यानी अगर निजी प्रशासन से पूरी तरह अलग है और रूल ओरिएंटेड है। एनपीएम की बात करें तो ये इंसुलेशन कम होता जाता है, यानी लोक और निजी का अंतर कम होता जाता है और रूल की तरफ ओरिएंटेशन भी कम हो जाता है और इस तरह टीपीए एनपीएम की तरफ अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, इन तीनों के कारण नवलोक प्रबंधन का जन्म हुआ, इससे में कोई संदेह नहीं। लेकिन इस एनपीएम और उन तीन अवधारणाओं के कारण लोक प्रशासन पर, जनता पर, सरकारों पर क्या प्रभाव पड़ा, हम आगे आने वाले किसी एपिसोड में बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।